मेरी दादी सबकी दादी की तरह एक बूढ़ी औरत थी। मैं अपनी दादी को 20 साल से जानता था, तब से वो बूढ़ी ही थी। लोगों का कहना था कि वो कभी जवान और खूबसूरत दिखती थी और उनका एक पति भी था, लेकिन मेरे लिए इन सब बातों पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था। मेरे दादाजी की तस्वीर ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर लटकी हुई थी। उसने बड़ी पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे। उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनके सीने तक थी और वो कम से कम 100 साल के लग रहे थे। वो उस तरह के इंसान नहीं दिखते थे जिसकी बीवी या बच्चे होंगे, बल्कि वो इस तरह के दिखते थे जैसे कि बहुत सारे पोते पोतियां ही हो सकते हैं। मेरी दादी अक्सर हमें उन खेलों के बारे में बताती थी जिन्हें वो बचपन में खेला करती थी, लेकिन ये सब बातें मुझे बहुत इलॉजिकल और पुराने ज़माने के नबियों की कहानी जैसी लगती थी। वो हमेशा से छोटी, थोड़ी मोटी और थोड़ी झुकी हुई थी। उनका चेहरा झुर्रियों की लकीरों से भरी हुई थी जो हर जगह से लेकर हर जगह दौड़ रही थी। हमें लगता था कि वो हमेशा से वैसी ही थी जैसा कि हम उन्हें जानते थे। वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी, इतना ज़्यादा कि वो और ज़्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती। शायद वो कभी सुंदर नहीं थी, लेकिन वो हमेशा से दिल की बहुत खूबसूरत थी। वो बेदाग सफ़ेद कपड़ों में घर में इधर उधर टहलती रहती थी। उनका एक हाथ कमर पर और दूसरे हाथ में माला रहता था। उनके पीले मुरझाए हुए चेहरे पर उसकी सफ़ेद चांदी जैसी बाल बेतरतीब ढंग से बिखरी हुई रहती थी और उनके होंठ लगातार धीमी धीमी प्रार्थना में हिलते रहते थे। वो सर्दियों में पहाड़ों की तरह थी, सफ़ेद, सुकून का एक फैलाव जो सुकून और इत्मीनान का सांस ले रही थी। हाँ, इसलिए वो खूबसूरत थी। मेरी दादी और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरे माता पिता ने मुझे उनके साथ छोड़ दिया जब वो शहर में रहने के लिए गए और हम लगातार साथ थे। वो मुझे सुबह उठाकर स्कूल के लिए तैयार करती थी और अपनी सुबह की प्रार्थना एक बोरिंग गीत से करती थी। वो मुझे नहलाती और इस उम्मीद में कपड़े भी पहनाती कि मैं उसे सुनूं और दिल से जान लूं। मैं सुनता भी था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन उसे सीखने की कभी कोशिश नहीं की। फिर वो लकड़ी की स्लेट लाती जिसे वो पहले ही धोकर पीले चौक से लेप कर दी थी। एक छोटा सा मिट्टी के स्याही का बर्तन और एक लाल कलम, उन सब को एक गठरी में बांधकर मुझे दे देती। फिर एक मोटी बासी रोटी पर थोड़ा मक्खन और शक्कर फैलाकर नाश्ते के बाद हम स्कूल चले जाते। वो गांव के कुत्तों के लिए अपने साथ कई बासी रोटियां ले जाती थी। मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल टेम्पल से जुड़ा हुआ था। प्रीस्ट ने हमें अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर सिखाए। जब बच्चे बरामदे के दोनों तरफ लाइन में बैठकर एक साथ अल्फ़ाबेट या मॉर्निंग प्रेयर गाते थे, उस वक्त मेरी दादी अंदर बैठकर स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। जब मेरा स्कूल और दादी का पढ़ना ख़त्म हो जाता तो हम दोनों साथ साथ वापस घर लौटते थे। इस बार गांव के कुत्ते हमें टेम्पल के दरवाजे पर मिले। वो गुर्राते हुए घर तक हमारे पीछे पीछे आ गए और उन रोटियों के लिए आपस में लड़ने लगे जो हमने उन्हें दिए थे। जब मेरे माता पिता आराम से शहर में बस गए तो उन्होंने हमें बुलावा भेजा। ये हमारी दोस्ती का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हालांकि हम एक ही रूम में रहते थे। मेरी दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। मैं एक मोटर बस में इंग्लिश स्कूल जाता था। गलियों में कुत्ते नहीं थे और वो हमारे शहर के घर के आंगन में चिड़ियों को दाना डालती रहती थी। जैसे जैसे साल बीतते गए हम एक दूसरे को कम देखने लगे। कुछ दिनों तक वो मुझे जगाती रही और स्कूल के लिए तैयार करती रही। जब मैं वापस आता तो वो मुझसे पूछती थी कि बताओ टीचर ने आज क्या सिखाया है। मैं उन्हें इंग्लिश के वर्ड्स, वेस्टर्न साइंस, लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और दुनिया के गोल होने के बारे में बताता था। इससे वो दुखी हो जाती थी क्योंकि वो मेरे सब्जेक्ट में मेरी मदद नहीं कर सकती थी। वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाने वाली चीज़ों पर यकीन नहीं करती थी और परेशान रहती थी कि वहाँ गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है।
एक दिन मैंने बताया कि हमें म्यूज़िक सिखाया जा रहा है, तो वो दुखी हो गए थे क्योंकि उनका मानना था कि गाना बजाना अच्छे परिवारों के लिए नहीं है, ये वेश्याओं और छोटे जाति के लिए है। वो कुछ नहीं बोली। उनकी खामोशी का मतलब नापसंदगी था। इसके बाद वो मुझसे कम बात करती थी। जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो मुझे अपना खुद का एक रूम दिया गया। दोस्ती की आम कड़ी टूट गई। मेरी दादी शांति के साथ अकेले रहने के लिए मान गई। वो अपना चरखा कभी कभार किसी से बात करने के लिए ही छोड़ती थी, वरना वो सुबह से शाम तक अपना चरखा चलाती और प्रेयर करती थी। सिर्फ दोपहर में वो चिड़ियों को दाना डालने के लिए कुछ देर ही आराम करती थी। जब वो बरामदे में बैठी रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी तो सैकड़ों छोटी छोटी चिड़ियाँ उसके चारों ओर जमा हो जाती थी और चहचहाने की आवाज़ें निकालती थी। कोई उनके पैरों पर आकर बैठ जाता तो कोई उनके कंधों पर, कुछ तो उसके सर पर भी बैठ जाते। वो मुस्कुराती लेकिन उन्हें कभी दूर नहीं भगाती। ये उनके लिए दिन का सबसे खुशी का आधा घंटा हुआ करता था। जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का फैसला किया तो मुझे यकीन था कि मेरी दादी परेशान होंगी, और हो भी क्यों ना, उनकी उम्र भी अच्छी खासी हो गई थी। मगर वो ज़्यादा परेशान नहीं थी। वो मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई थी, लेकिन वो मुझसे ना तो कोई बात की और ना ही कोई भाव दिखाया। उनके होंठ प्रार्थना में हिल रहे थे। उसका मन प्रार्थना में खोया था। उसकी उंगलियां माला जपने में बिजी थे। वो चुपचाप मेरे माथे को चूम लेती है। जब मैं जा रहा था तो मुझे ये लगा कि शायद मैं अपनी दादी से अब कभी नहीं मिल पाऊंगा और यह आखिरी मुलाकात हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5 साल बाद जब मैं घर वापस आया और स्टेशन पर उनसे मिला, वो एक दिन भी बड़ी नहीं लग रही थी। उनके पास अभी भी शब्दों के लिए वक्त नहीं था। फिर जब वो मुझे अपनी बाहों में जकड़ ली तो मैं उन्हें प्रार्थना करते हुए सुन सकता था। अजीब बात तो ये थी कि मेरे आने के पहले दिन भी उसकी सबसे खुशी के पल उसकी चिड़ियों के साथ थे, जिन्हें वो लंबे समय से खिलाती आ रही थी हल्के फुल्के डांट के साथ। शाम को उनमें एक बदलाव आया। वो प्रार्थना नहीं की और आस पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया, एक पुराना ढोल ली और गाना गाने लगी। कई घंटों तक वो टूटे फूटे ढोल को बजाती रही और योद्धाओं के घर आने की गीत गाई। ओवर स्ट्रेनिंग से बचाने के लिए हमें उन्हें रुकने के लिए राज़ी करना पड़ा। जब से मैं उन्हें जानता था वो पहली बार था कि मेरी दादी प्रार्थना नहीं की। अगली सुबह वो बीमार हो गई। ये हल्का बुखार था और डॉक्टर ने हमें बताया कि जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन मेरी दादी अलग तरह से सोचती थी। वो हमें बताई कि उसका अंत आ गया है। मेरी दादी बोली, चूँकि अपने ज़िंदगी के आखिरी वक्त के समय से सिर्फ कुछ घंटे पहले ही प्रार्थना छोड़ दी हूँ, इसलिए बात करने में और वक्त ख़राब नहीं करूँगी। हमने उनसे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमारी बात को सुनी ही नहीं। बस वो शांति से बिस्तर पर लेटी प्रार्थना कर रही थी और अपनी माला गिन रही थी। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, उसके होंठ हिलने बंद हो गए और उसकी बेजान उंगलियों से माला गिर गई। उनके चेहरे पर एक पीलापन सा फैल गया और हम जान गए कि वो अब मर चुकी है। हमने उन्हें बिस्तर से उठा लिया और प्रथा के अनुसार जमीन पर लिटाकर लाल कफन से ढक दिया। कुछ घंटों के शोक के बाद हम लोग अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के लिए उन्हें अकेला छोड़ दिए। शाम को हम लोग उनका अंतिम संस्कार करने के लिए क्रूड स्ट्रेचर को लेकर कमरे में गए। सूरज ढल रहा था और उसने उनके कमरे और पूरे बरामदे को सुनहरी रोशनी से रोशन कर दिया था। जहां दादी की डेड बॉडी पड़ी थी और लाल कफन में लिपटी हुई थी, वहां हजारों चिड़ियां फर्श पर बैठी थी, लेकिन कोई चहक नहीं रहा था। हमें पंछियों पर तरस आ गया और मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटी ले आई। उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ी जिस तरह मेरी दादी करती थी और उन्हें फेंक दिया। चिड़ियों ने रोटी की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। जब हम लोग दादी की डेड बॉडी को ले जा रहे थे तो वो चुपचाप उड़ गए। अगली सुबह सफाई कर्मचारी ने
रोटी के टुकड़ों को कूड़ेदान में फेंक दिया। रिंकल्स, ज़्यादा उम्र हो जाने की वजह से जो फेस पर झुर्रियाँ आ जाती है उसे ही रिंकल्स कहा गया है। पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मीन्स पेंटिंग या पिक्चर। मेंटल पीस, फायरप्लेस के चारों ओर ये जो मार्बल या वुडन का स्ट्रक्चर है उसे ही मेंटल पीस कहा गया है। रोजरी, माला। स्टील चपाती मतलब बासी रोटी। स्क्रिप्चर्स, रिलीजियस बुक या धर्म ग्रंथ। ओवर स्ट्रेनिंग, बहुत ज़्यादा थक जाना।